तीसरी लहर से पहले लापरवाही बरती जा रही है और हम हर जगह यही तस्वीर देख रहे हैं। थोड़ी सी राहत की बात यह है कि इस बार तीसरी लहर में नुकसान कम होने की आशंका या अंदाजा है और विदेशों में आई तीसरी लहर के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा होगा कि इसका नुकसान कम हो। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी देश को तीसरी लहर से आगाह किया और इसके साथ कांग्रेस की तरफ से एक श्वेत पत्र भी जारी किया गया जिसमें कोरोना को हैंडल करने में सरकार की गलतियों को गिनाया गया और सरकार को यह सलाह दी गई, लेकिन बीजेपी भड़क गई। हिंदुस्तान में सेकंड वेव में 90% लोग जो मरे हैं नीडलेसली मरे। राहुल गांधी जी का नाम ही कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूशियस का हमेशा कंफ्यूजन। प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाए। कब तक आखिर आप ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे? कब तक ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे? कभी रियल काम तो करिए। प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे और उनका फोकस दूसरी ओर। तो ये तो पूरा देश जानता है। जब भी हिंदुस्तान में कोई खुशी की बात होती है और भारतवर्ष अच्छा परफॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को चिढ़ होता है। दूसरी लहर के कारणों और प्रभावों और तीसरी लहर की चिंता पर देश में राजनीतिक तू-तू मैं हो रही है। कोरोना पर फिर से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चल रहा है। ताजा चैप्टर है कांग्रेस के उस श्वेत पत्र का जिसे लेकर आज सुबह सुबह राहुल गांधी मीडिया के सामने आ गए। कांग्रेस बनाम बीजेपी के इस वाक युद्ध के व्यंग बाण सुनाने से पहले आपको इस वक्त कोरोना के हालात बता देते हैं। ये राजस्थान का सवाई माधोपुर है और शादी में ये ठुमके सांसद और विधायक जी लगा रहे हैं। भले ही राजस्थान में शादी समारोहों में भीड़ जुटाने पर 30 जून तक की रोक हो, लेकिन शादी के मुख्य अतिथि सांसद और विधायक जी हों तो फिर डर काहे का। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और इलाके के विधायक इंदिरा मीणा के एक नजदीकी के घर में ये शादी थी जहां दोनों पहुंचे थे। लग ही नहीं रहा था कि देश में कोरोना चल रहा है। सिर्फ 2 महीने पहले तक कितने खराब हालात थे ये इन तस्वीरों से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। शादी में करीब 1000 गेस्ट थे। ऐसे ही हालातों की वजह से एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत जल्द तीसरी लहर भी आएगी। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजेश टंडन और महेंद्र वर्मा ने कोरोना की तीसरी लहर पर एक नई स्टडी की है जिसके मुताबिक देश में कोरोना की तीसरी लहर इसी साल सितंबर-अक्टूबर तक आ सकती है। इस स्टडी में संभावित तीसरी लहर के 3 सिनेरियो बताए गए हैं। पहला सिनेरियो, अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ तो अक्टूबर में तीसरी लहर का पीक आएगा लेकिन प्रभाव दूसरी लहर से कम होगा। दूसरा सिनेरियो यह है कि अगर वायरस में म्यूटेशन सामान्य हुआ तो पीक दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक होगी और यह सितंबर के शुरुआत में आ सकती है। तीसरा सिनेरियो है कि अगर सख्ती की गई तो तीसरी लहर का पीक अक्टूबर के आखिर में आ सकता है। तीसरी लहर का पीक दूसरी लहर से कम रह सकता है। तीसरी लहर में केसेस कम रहने का इसलिए भी अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि विदेशों में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है। विदेशों में दूसरी के बाद जब तीसरी लहर आई तो केसेस और मरने वालों की संख्या कम थी। अमेरिका में दूसरी लहर में एक दिन में 3.5 लाख केस तक आए थे, लेकिन तीसरी लहर के पीक में 85,000 रोजाना केस आए, यानी करीब 70% की गिरावट। ब्रिटेन में दूसरी लहर में रोजाना 70,000 केस आ रहे थे, अब तीसरी लहर है और रोजाना 10,000 के करीब केस आ रहे हैं। फ्रांस में दूसरी लहर में 57,000 के करीब केस थे, अब तीसरी लहर में रोजाना करीब 10,000 केस हैं। तुर्की में भी दूसरी लहर में 62,000 के करीब केस थे, अब तीसरी लहर में 7,000 के करीब केस हैं। यानी दूसरी और तीसरी लहर के केसेस में करीब 70% की कमी देखी जा रही है। अगर भारत में ऐसे ही रहा तो तीसरी लहर का पीक 1.25 लाख केस तक जा सकता है। आईआईटी कानपुर का आंकलन है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो देश के लगभग सभी राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर अब फीकी पड़ गई है। रोजाना आने वाले केसेस में भी रिकॉर्ड कमी देखने को मिल रही है। मंगलवार को सिर्फ 42,640 केस आए और 1167 लोगों की मौत हुई।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश के सिर्फ 135 जिलों में 100 से ज्यादा केस रोज आ रहे हैं, जबकि 4 मई को 531 जिलों में 100 से ज्यादा केस आ रहे थे। एक्टिव केस भी अब घटकर सिर्फ 6,62,521 रह गए हैं। भारत में रिकवरी रेट 96.5% का है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना की तीसरी लहर से इनकार नहीं किया जा रहा। न्यू वेव इसलिए आती है कि वायरस घूम रहा है। अगर हम प्रोटेक्टेड नहीं है, चाहे वैक्सीन से या प्रीवियस इन्फेक्शन से, तो हम ससेप्टेबल हैं। वायरस ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो ससेप्टेबल है कि अगर वायरस सडनली स्मार्ट हो जाता है, रूप ही बदल देता है, तो हम फिर ज्यादा वल्नरेबल हो गए। अब ये जो फैक्टर है ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये याद रहे। ये किसी के बस में नहीं है कि प्लानिंग करके बैठ जाए। और ये भी बात सही है कि सारे देशों में सेकेंड वेव भी कई देशों में नहीं है, कहीं 4 वेव्स हो गई हैं, तो कोई रूल नहीं है। सरकार के लिए नई मुसीबत डेल्टा प्लस वेरिएंट भी है, क्योंकि देश में इसके केस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के कुल 10 देशों में मौजूद है। भारत के अलावा अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, जापान, पुर्तगाल, रूस, चीन और नेपाल में डेल्टा प्लस पाया गया है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 22 मामले पाए गए हैं, जिनमें से 16 मामले महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव में पाए गए, जबकि बाकी के 6 मामले केरल और मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करके ये बताया है कि उन्हें किस प्रकार की कार्रवाई, यानी व्हाट इज द काइंड ऑफ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स दैट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड केरला शुड इनिशिएट to address this issue, which presently looks fairly small in terms of number, but we would not want this to assume significant proportions. हम नहीं चाहेंगे कि ये कुछ अधिक बड़ा रूप ले। सरकार इसलिए डरी हुई है क्योंकि ये वेरिएंट है ही खतरनाक। एम्स के बायोकेमिस्ट्री विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शुभ्रदीप कर्माकर के मुताबिक ये वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक है। It is actually more infectious as compared to the alpha variant, which is the primary one which initially we started with. So no doubt that this particular variant has a chance that it could be potentially contagious. देश में कोरोना के इन्हीं संभावित खतरों और दूसरी लहर के दौरान हुई गलतियों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल ने देश में कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए एक श्वेत पत्र को जारी किया। इस श्वेत पत्र में 4 मुख्य बातें कही गई हैं। कांग्रेस के श्वेत पत्र की पहली मुख्य बात यह है कि तीसरी लहर की तैयारी अभी से शुरू की जाए, पिछली गलतियों को फिर से न दोहराया जाए। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, ऑक्सीजन, बेड, दवा की कमी न हो। तीसरा बिंदु है कि गरीबों को आर्थिक मदद पहुंचाई जाए। चौथा पॉइंट है कि कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा दिया जाए। पूरा देश जानता है कि सेकंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है, कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लोगों की जान बचाने के बजाय चुनाव लड़ने पर ज्यादा ध्यान देने का आरोप लगाया, तो बीजेपी इस पर आग बबूला हो गई। प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे। वो सब परिवार जानते हैं
कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे, वहां प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था। और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, और उनका फोकस दूसरी ओर था। तो ये तो पूरा देश जानता है। सब जाके राहुल जी के ट्विटर हैंडल को जरा देखिएगा। तो आप याद करिए, 18 तारीख को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि मैं अब किसी प्रकार की रैली नहीं करूंगा कोई चुनाव में। अब मैं सभी से अपील करता हूं कि कोई और चुनाव में रैली ना करे। 20 तारीख को फिर राहुल गांधी डिक्लेयर करते हैं कि मुझे कोरोना हो गया है, कि 15 तारीख को राहुल गांधी जी को कोरोना हो गया था, इसलिए 16 तारीख को वैक्सीन ले नहीं पाए। फिर वो जो मोरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश 18 तारीख को कर रहे थे कि मैं अब रैली नहीं करूंगा, आप इसमें भी, कोरोना में भी, किंतु इसमें भी राजनीति कर रहे थे। जब रिकॉर्ड इस बात का टूटना चाहिए कि ये दोनों पार्टियां जो एक दूसरे को स्टैंड नहीं कर सकती है, देश हित के लिए साथ खड़ी है, रिकॉर्ड इस बात का तोड़ा जाता है कि कौन किसकी खामियां निकालने का रिकॉर्ड। वैसे वैक्सीनेशन की वर्ल्ड रिकॉर्ड की अब अगली खबर है। कल भारत ने एक दिन में 88 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया, 88 लाख। लेकिन इस उपलब्धि पर वाहवाही होने के बजाय राजनीति और विवाद हो गया। गैर बीजेपी शासित राज्यों का कहना है कि सरकार अभी भी वैक्सीन नहीं दे रही है, कहां से लेकर आएंगे और कहां से लगाएंगे। सरकार कह रही है कि सभी को वैक्सीन दी गई है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि कहीं जानबूझकर तो 21 जून को वैक्सीन नहीं लगवाई गई। टीके पर टीका टिप्पणी की ये अगली दिलचस्प रिपोर्ट आपके लिए। 88,09,000 यह है हिंदुस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो आंकड़ा जो कल बना है। दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है, और एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारत ने ही बनाया है। भारत ने एक ऐतिहासिक माइलस्टोन अचीव किया। पूरे दिन में 88,09,000 कोविड-19 वैक्सीन की डोजेज एडमिनिस्टर की गई। अधिकांश डोजेज देश के ग्रामीण इलाकों में दी गई। ग्रामीण इलाकों के जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स थे, वहां 56,09,786 डोजेज दी गई, जो कि कुल दी गई डोजेज का 63% होता है। शहरी क्षेत्रों के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स में 31,99,000 ऑलमोस्ट 32 लाख डोजेज दी गई, जो कि 36% होता है। लेकिन देश के इस रिकॉर्ड पर भी राजनीति होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों ने जानबूझकर वैक्सीन नहीं लगाई। उन्होंने कहा, जिस दिन देश में 84 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगे, तब दिल्ली में सिर्फ 76,259 डोज क्यों दी गई, जबकि दिल्ली के पास 11 लाख डोज मौजूद थी। असम और पंजाब की जनसंख्या बराबर है। असम में 3,60,707 लोगों को वैक्सीन लगी, जबकि पंजाब सिर्फ 94,714 लोगों को ही वैक्सीन लगा पाया। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जारी है। मेरा हरदीप पुरी जी से आग्रह है कि ट्वीट करने के बजाय, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय, कृपया इस देश की वैक्सीनेशन पॉलिसी को सुधारने का काम करें। हरदीप पुरी के आरोपों में इसलिए दम दिखता है क्योंकि एक तरफ बीजेपी शासित राज्यों में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है, तो दूसरी तरफ गैर बीजेपी शासित राज्यों में बहुत कम टीके लगे। कल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कल से देश में वन नेशन वन वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। सबसे पहले उन 5 राज्यों को देख लें जहां कल सबसे ज्यादा टीके लगे हैं। पहले नंबर पर रहा मध्य प्रदेश, जहां 16,96,000 वैक्सीन डोज दी गई। 11,25,000 डोज के साथ कर्नाटक दूसरे और 7,29,000 डोज के साथ यूपी तीसरे नंबर पर रहा। 5,58,000 डोज लगवाने वाला बिहार चौथे और 5,11,000 डोज लगाकर गुजरात 5वें नंबर पर रहा। 21 जून के टीकाकरण अभियान में टॉप 5 में रहने वाले 5 राज्यों में
बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों की सरकार है। लेकिन जहां कांग्रेस या उसके सहयोगियों की सरकार है, वहां राजस्थान को छोड़कर दूसरे राज्यों में 21 जून को काफी कम टीके लगे। 21 जून को राजस्थान में 4,61,000 लोगों को टीका लगा और वो 7वें नंबर पर रहा। तमिलनाडु 3,98,000 टीके लगाकर 8वें नंबर पर और महाराष्ट्र 3,83,000 वैक्सीन डोज देकर 9वें स्थान पर रहा। पंजाब में सिर्फ 94,000 टीके लगे। छत्तीसगढ़ में 91,000 टीके ही लगाए गए, जबकि राज्य के पास 13 लाख वैक्सीन डोज मौजूद थी। दिल्ली का हाल सबसे बुरा रहा, जहां सिर्फ 76,000 कोरोना वैक्सीन के टीके ही लगाए गए, जबकि दिल्ली में 10,93,000 वैक्सीन उपलब्ध थी। अब सवाल यह है कि क्या जानबूझकर 21 जून को विपक्ष के शासन वाले राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार को धीमा किया गया या फिर टीके की कमी है? क्योंकि राहुल गांधी ने भी वैक्सीन के बंटवारे में सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। The government must treat all states equally. This is a matter of life and death. All states must be viewed in the same light. All states must be provided with the same assistance. All states must be provided with the same quantity of vaccinations that are required. किन राज्यों में सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुआ और किन राज्यों में सबसे कम न्यूनतम वैक्सीनेशन हुआ, अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो सर्वाधिक उन राज्यों में रहा है जिन राज्यों ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से अनुशासन में रह के बिना वैक्सीन हेजिटेशन के, मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो चाहे कर्नाटक हो, उन्होंने काम किया। और न्यूनतम किन में रहा है? कांग्रेस शासित राज्यों में न्यूनतम वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन शाम होते होते ट्विटर पर वैक्सीन वाली ये वॉर और बड़ी हो गई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए ट्वीट किया, डॉक्टर साहब, क्या भारत सरकार दिल्ली के लिए 21 जून के बाद वैक्सीन की कोई सप्लाई देने जा रही है, या दिल्ली सरकार ने जो वैक्सीन खरीदी थी जून में केवल उतनी ही मिलेंगी? जुलाई के महीने में भी दिल्ली के लिए केवल 15 लाख वैक्सीन। आप खुद ही सोचिए, इस दर से तो अभी 15-16 महीने लगेंगे। तुरंत हर्षवर्धन ने भी ट्वीट करके ही जवाब दिया, लिखा, झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबैना। यानी कुछ लोग झूठ ही स्वीकार करते हैं, झूठ ही दूसरों को देते हैं, झूठ का ही भोजन करते हैं और झूठ ही चबाते हैं। रामचरितमानस की ये चौपाई दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों पर सटीक बैठती है। वैक्सीन पर चल रहे इस वाद विवाद के बीच रिकॉर्ड बनने से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री खुश हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कल वैक्सीनेशन औपचारिक रूप से भारत सरकार का पोर्टल है, तो 16,95,000 के आंकड़े रात तक आए। और जैसे चुनाव के समय लाइनें लगती थी, लंबी लंबी लाइनें देर रात तक लगी रही कि हम वैक्सीनेशन करवाएंगे, जनता उठ के खड़ी हो गई। हमारी कोशिश ये है कि थर्ड वेव तक हम अपनी जनता को पूरी तरह से सुरक्षित कर लें। हमको पर्याप्त डोज मिलते गए तो हम तो अक्टूबर तक पूरा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत अपनी इतनी बड़ी आबादी को इस रफ्तार से वैक्सीनेट कर पाएगा? भारत ने इस साल के अंत तक सभी को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। 21 जून तक देश ने 28 करोड़ 87 लाख डोज लगाई है। भारत की 94 करोड़ की वयस्क आबादी के लिए 159 करोड़ डोज की जरूरत हुई। 2021 खत्म होने में 192 दिन बाकी हैं। अगर देश 88 लाख प्रतिदिन के हिसाब से वैक्सीन लगाता है तो 28 दिसंबर 2021 तक लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। कोरोना से बचाव का यही तरीका है, टीका लगवाइए, आप भी आगे आइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।